भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। मैंने उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पहले 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब ये हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट 5 है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने जितने भी विद्वान थे, जितने भी कवि थे, जिन्होंने अपने अपने विचार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, वो सब हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो देखिए, सभी विद्वानों के मत के बाद ये डिसाइड किया गया कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है उसको स्वीकृति मिली है। तब से तय किया गया कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन कितने भागों में विभाजित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया गया है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आदिकाल और सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है रीतिकाल और फोर्थ है आधुनिक काल। अब देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है और आदिकाल के जो समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद सेकंड है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद थर्ड है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फोर्थ है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। 1900 विक्रमी संवत से अब तक इसकी समय सीमा है। अब देखिए, इन 4 भागों में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसको भी विभाजित किया गया है। तो देखिए, आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई विभाजन नहीं किया है। फिर सेकंड है भक्ति काल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, निर्गुण और दूसरा है सगुण। अब निर्गुण और सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया है। निर्गुण में 2 भाग हैं, एक है प्रेमाश्रयी शाखा और दूसरी है ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा मतलब सूफी काव्य धारा। उसके बाद जो दूसरा है ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब संत काव्य धारा। उसके बाद सगुण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति और दूसरा भाग है कृष्ण भक्ति। अब हम लोग देखते हैं थर्ड है रीतिकाल।
रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है रीतिबद्ध, सेकंड है रीति मुक्त और थर्ड है रीति सिद्ध। इसी तरह आधुनिक काल को भी इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है छायावादी युग, फोर्थ है प्रगतिवादी युग और फिफ्थ है प्रयोगवादी युग। अब हम लोग इन 4 काल को डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल के बारे में जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। उसके बाद आएगा रीतिकाल, रीतिकाल के बारे में भी ये सभी पॉइंट क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी ये सभी युग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं आदिकाल के बारे में पढ़ना। ये चार्ट आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आदिकाल को पढ़ते हैं। आदिकाल का आरंभ 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक के समय को माना जाता है। इस युग को आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय गाथा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। फिर देखिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इन्होंने कहा है कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से 1375 विक्रमी संवत अर्थात यह महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, श्रृंगार, नीति, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश भाषा को विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि यह उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को मानते हुए स्थान
दिया है। नेक्स्ट है, आदिकाल में पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक काल को अवहट्ट कहकर पुकारा है। आदिकाल में धार्मिकता एवं श्रृंगारिकता की प्रधानता थी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, विभिन्न कवियों द्वारा दिए गए आदिकाल के विभिन्न नाम। विभिन्न कवियों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपने विचार से अलग अलग नाम दिए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर प्रश्न आते हैं। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कवि का नाम लिखा है और इधर जो इन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है कि आदिकाल का नाम चारण काल होना चाहिए। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। इसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को वीर काल का नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है रामशंकर शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल का नाम दिया है। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा, इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है राहु संकृत्यायन, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। उसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है। उसके बाद है राम खिलावन पांडे, इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है वासुदेव सिंह, इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास, इन्होंने आदिकाल को वीर काल या अपभ्रंश काल का नाम दिया है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह, इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम दिया है। उसके बाद है हरीश, इन्होंने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल का नाम दिया है। उसके बाद शैलेश जैदी, इन्होंने आदिकाल को आविर्भाव काल का नाम दिया है। फिर नेक्स्ट है राम प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल का नाम दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके बारे में पढ़ा और आदिकाल का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
पढ़ते रहिए।